अरे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की महत्व धाराओं पर। हमने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को पढ़ा। हमने संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग के बारे में पढ़ा कि हम मृत्यु तक कर सकते हैं। अब हम उसके बाद दो सेक्शन और हैं 42 और 43, उनको पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट सेक्शन 44 पढ़ेंगे, तो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या कहा गया है। ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित करने तक कब होता है? ऐसे अधिकार यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात हो रही है अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मृत्यु से भिन्न यानी जान से नहीं मारना है, कोई अपहानि कारित करने तक कब होता है, यानी हम उसे जान से ना मारें, कोई और चोट पहुंचा दें, तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं, क्या है, ये इस धारा में कहा गया। आगे देखें। यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार है जो धारा 41 में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का ना हो और उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता है, किंतु उसका विस्तार धारा 37 में वर्णित निबंधनों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है। जब इसे आप पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, कहना क्या चाहता है। कारण क्या है कि हमें बेस पता नहीं होता है। ऐसे कोई बच्चा चाहे कि मैं डायरेक्ट बेयर एक्ट ले लूं, ये सीधे बेयर एक्ट खरीद तो 250-300 रुपए का मिलेगा। नॉर्मल जो किताब आती है 400 की रेंज में आएगी, उसमें आईपीसी भी रहेगी, सीआरपीसी भी रहेगी और साक्ष्य वाला एविडेंस एक्ट भी रहेगा। अब नाम बदल गए तो बीएनएस रहेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा रहेगा, भारतीय साक्ष्य संहिता रहेगा, तीनों रहेगा, इंग्लिश दोनों वर्जन में रहेगा। तो उसको पढ़ने से यही प्रॉब्लम होती है कि ये समझ में कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि आपको पता नहीं है इसलिए दिक्कत है, पढ़ लेंगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी, फिर भाषा भी समझ में आने लगती है। आइए इसे समझते हैं क्या कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि धारा 37 इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं, धारा 41 दो की बात कर रहे हैं। धारा 37 यानी धारा 41 में जो 4 परिस्थितियां हैं और धारा 37 में जो लोक सेवक का कार्य है, लोक सेवक का कार्य, मैंने आपको ये दोनों बातें बताई हैं प्रॉपरली, हर चीज को बताने के बाद ही आगे चल रहे। यानी वो जो हम अपहानि की बात कर रहे हैं कि मृत्यु से भिन्न, मृत्यु से भिन्न यानी मृत्यु करना है तो ये कंडीशन दी गई है 40 में 4 परिस्थितियां उनमें कर सकते हैं। लेकिन मृत्यु से भिन्न की बात है तो कहा गया है कि इसमें ना आता हो, यानी इसमें ना आए और इसमें ना आए, दोनों परिस्थितियों को फॉलो ना करता हो, तब हम कोई और अपहानि कर सकते हैं। अपहानि माने चोट, चोट या नुकसान या क्षति, ठीक है, सब एक सिनोनिम्स हैं, सब पर्यायवाची हैं। तो हम कोई और चीज पहुंचा सकते हैं, जरूरी थोड़ी किसी को जान से ही मारा जाए। हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस, एक बात अच्छे समझ लीजिए कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस ये दिया गया है अटैकर के अगेंस्ट, इसके खिलाफ दिया गया है ये। यानी किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर हमला किया है या हमारी संपत्ति पर कोई हमला किया है तो हमें उसके खिलाफ है। ऐसे नहीं है कि सड़क पर चले जा रहे गोली मार दो। अगर आपने गोली चलाई तो दूसरे को अधिकार प्राप्त है, आपको नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको समझे रहेंगे तो कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। यानी एक क्वेश्चन ये भी आपका होता है कि हमलावर को राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हमलावर ये कहे, एग्जाम्पल दे कि साहब हमने गोली चलाई, को नहीं लगी, लेकिन इनने गोली चलाई तो हमको लग गई। फिर साहब हमने दूसरी गोली चलाई तो वो इनके हार्ट में लग गई, हार्ट में लगी, तो हमको ये वाला अधिकार मिलना चाहिए।
ये कोई बात थोड़ी हुई भाई, पहले आपने शुरुआत की है ना। जब पहले आपने की है तो हमलावर आप हो गए, और हमलावर के लिए साफ साफ कह दिया गया कि देयर इज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, आपको कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। अगर ऐसे देने लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसी जगह पे हम उस कंडीशन को भी समझ लें, ये समझ में आया ना। चार परिस्थितियां ये छोड़ दीजिए, धारा 37 के अधीन रहते हुए तो हमें क्या होगा, अन्न अपहानि या कोई अन्य चोट पहुंचाने का अधिकार है मृत्यु से भिन्न। आइए इसके आगे देखें। हम अभी आपको बता रहे थे कि इनकाउंटर वगैरह कैसे होते हैं, मुठभेड़ पुलिस करती है। मुठभेड़ ये कैसे होती है? जैसे ये मान लो पुलिस है, पुलिस गई किसी अपराधी को पकड़ने, अपराधी है ए, अपराधी को पकड़ने गई, अपराधी ने गोली मारी, पुलिस बच गई। अपराधी क्या हो गया? अटैकर। पुलिस ने गोली मारी, अपराधी को लग गई, ये मर गया। यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस किसके पास आ गया? ये आ गया पुलिस के पास। अटैकर ने किया था हमला, इसने दिया जवाब, ठीक है। इसका नहीं लगा, इसका लग गया। गोली चलने पे ये थोड़ी है कि गोली लगी जाएगी तभी हम मानेंगे कि हाँ बचाव करना है। अरे गोली लगने, गोली ताना ही उसने, तभी हमें अधिकार मिल गया था। हमने तो पढ़ाया आपको ये बात कि हमलावर जो है, जो हमला, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न होती है कि हमले का परिणाम मृत्यु होगा, हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। तो जब हमले की परिणाम की बात की कही जा रही है कि इसका परिणाम ये होगा, इट विल बी, ठीक है, तो इस बात को समझना जरूरी है। यहां से गोली चली और ये हो गया, इसे कहते हैं मुठभेड़। ये है, इसमें बचाव है पुलिस को। लेकिन जैसे मामले आ रहे हैं आजकल निकल करके कि ये पुलिस है और ये आरोपी है, लेकिन दिखाया क्या जा रहा है कि पुलिस आरोपी को पकड़ के, ए को पकड़ कर लाई, जैसे फिल्मों में दिखाया जाती है, पकड़ कर लाई। एक फिल्म है, बड़ी पुरानी है, उसका नाम भी देखो, जैसे याद करने बैठता हूँ जाता है, कुछ नाम गायब हो गया। संजय दत्त है उसमें, है ना, और वो बना है बड़ा डॉन, वहाँ का नाम नहीं याद आ रहा, कोई होगा नाम। तो उसमें जो है दिखाया गया कि जो उसमें छोटा है, उसके साथ में जो लगे हैं तमाम, उनको पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रही है। ये क्या है? ये तो इनकाउंटर नहीं हुआ ना। जैसे ही किसी ने पीठ दिखाई और भागा वो, तो कहाँ वो उसको गोली मारने का, वो सरेंडर कर रहा है ना। पैर में गोली मारी है आपने सीधे उसकी गोली सीने में मारी, इसका मतलब है कि आप अत्याचार कर रहे हैं। कानून ये नहीं कहता। एक को पकड़ के लाई, खड़ा कर दी और गोली मार दी, और कहा ये है मुठभेड़। मुठभेड़, तो ये मुठभेड़ कैसी है? फर्जी है, इसी को बोलते हैं फेक काउंटर। फर्जी मुठभेड़ है, इसमें इनको सजा हो जानी चाहिए। इन्होंने हत्या की है और ये कहलाएगा सदोष मानववध। मानववध, 10 साल का कारावास है इसमें, 10 ईयर्स। तमाम दरोगा, तमाम पुलिस के लोग फंस जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आपको वर्दी दी गई है, आपको यूनिफॉर्म दी गई है, आपको शपथ दिलाई गई है कि हम कानून व्यवस्था बनाएंगे, हम अपराध का नियंत्रण करेंगे, हम समाज की व्यवस्था को बनाने में कार्य करेंगे। ये थोड़ी कि पकड़ पकड़ लाओ और मारो ऐसे, ये तो निहत्थे पे हो गया ना। अभी आपने एक घटना देखी, अभी लेटेस्ट घटना है उत्तर प्रदेश की, अतीक अहमद की। अतीक और उसका भाई, ये दोनों क्या थे? ये पुलिस कस्टडी में थे, जुडिशियल रिमांड पर थे, और पुलिस इनको लेकर घूम रही थी। इसमें क्या हुआ, इनके हाथ में क्या लगी थी? हथकड़ी लगी थी। और यहां से 2 3 4 5 लड़के आए और उन्होंने गोली चला चला के इनको मार दिया। तो ये जुडिशियल रिमांड में, जुडिशियल कस्टडी में इनकी हत्या हुई है। इसे हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, कोई कर रहा हो हम नहीं समझ पा रहे। हम तो कानून देखते हुए कहते हैं कि इट इज नॉट जस्टिफाइड। हथकड़ी पहने हैं,
कोई बचाव का अवसर नहीं, आपने पिट 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 मार दिया, इतना बड़ा डॉन ऐसे खत्म हो गया। अब ये नहीं कि हम चाहते कि भाई डॉन था तो उसको और कोई तरीके से गोला वोला से उड़ाया जाता है, ऐसा नहीं उद्देश्य है। तो उद्देश्य सिर्फ ये कहने का है कि आपने आपकी कस्टडी में मार दिया। कैसे मार दिया लोगों ने? आपने क्यों गोली नहीं चलाई उनके ऊपर? क्यों नहीं मरे 2-3 लोग उसमें से? क्या सरेंडर किया था क्या उन्होंने? दो तो गोली चला रहे थे ना। ये कहीं ना कहीं बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, और उत्तर प्रदेश सरकार पे इन तरह की बातें जब आती हैं तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। अगर हम कहते हैं कि हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है तो ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अपराधी है, खूब बड़ा डाकू है, आप उसे कानून की कार्रवाई में ले आइए, क्योंकि भारत में जो कुछ भी लागू है वो क्या है? रूल ऑफ लॉ है। अगर ये हम मान के चलेंगे तभी चीजें हमारी होंगी। ना यहाँ किसी न्यायाधीश के हिसाब से कोई जज कुछ कर सकता है, ना पुलिस कर सकती है, ना कोई एडवोकेट कुछ कर सकता है। ये तीनों अपनी प्रोसेस करेंगे, उसमें जो बेस्ट होता है, जो उसका जजमेंट जब लिखा जाता है तो सारे पक्षों को सुनने के बाद, कहते हैं तमाम गवाहों और बयानों को सुनने के बाद यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है। यानी सब कुछ देखने के बाद न्यायालय किसी नतीजे पर पहुंचा, हवा में नहीं है न्यायालय। तो अगर न्यायालय ऐसे करता है कार्रवाई तो फिर ये क्या कार्रवाई है? इस तरह से दिक्कत होती। तो मैंने जो समझाना था आपको बताया, ध्यान दीजिएगा। तो अधिकार का प्रयोग हम कर सकते हैं और वो चीज मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद अगली धारा है हमारी 43, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और कब तक बना रहता है। जैसे हमने शरीर की संबंध में पढ़ा था कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। तो हमने बताया था जब तक शरीर के संकट की युक्त आशंका होती है तब तक अधिकार बना रहता है। वो आशंका खत्म हुई, खतरा खत्म हुआ, अधिकार खत्म हुआ। तो वैसे ही कुछ प्रावधान यहाँ विभिन्न अपराधों के संदर्भ में हैं, उनको देखेंगे। क्या कहा जा रहा है? तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्त आशंका प्रारंभ होती है। पहला नियम यही कहता है कि जब संपत्ति के संकट की आशंका उत्पन्न हो कि हमारे मकान में कोई बम मार देगा, हमारा सामान लूट के ले जाएगा, तभी आशंका उत्पन्न होगी ना। इस चीज को ध्यान रखना है। अब दूसरा अलग अलग अपराधों की कैटेगरी है। अब देखें, चोरी के विरुद्ध अपराधी की संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक, या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने तक, या संपत्ति प्रदत्त हो जाने तक बना रहता है। इन बातें हैं। पहली बात क्या कही गई है कि जैसे मान लो चोर है, ये मान लो कोई चीज लेके भागा, कोई चीज मान लो हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी लेके चोर भाग रहा है। और ये किसकी लेके भागा है? एक ही अंगूठी लेके भागा है। ये भी मोटरसाइकिल से, बाइक से चल रहा है चोर, और ये भी भाई साहब भी बाइक से चल रहे हैं, आमने सामने देख रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर चोर रेंज से बाहर हो जाए, यानी अब दिखाइए नहीं पड़ रहा आपको, चोर अचानक गायब, पता नहीं किस गली में घुस गया, अब आपके राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी खत्म हो गया। चोर जब तक नजर में है, आपको अधिकार है, आप उसको दौड़ाइए, अद्धा पत्थर जो मारना है मारिए, अपनी अंगूठी बचाइए आप। लेकिन अगर दिखना ही बंद हो गया तब क्या करेंगे आप? तो क्या कहा गया? संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो। पहली बात आ गई आपकी, ठीक है। अब दूसरी बात, लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने पर, आप दौड़ा रहे थे और तभी जो है दौड़ा रहे थे, यही पुलिस मिल गई। अब पुलिस ने, आपने चिल्लाया कि भाई साहब देखिए हमारी अंगूठी चुरा भाग रहा है, ये लोग अपनी इनोवा दौड़ा दिए पीछे। अब जैसे ही आपने इनको बताया तो ये क्या है? लोक प्राधिकारी हैं। जैसे ही आपने बताया यहीं पर आपका अधिकार खत्म हो गया। अब उनका काम है, अब वो पकड़े ना पकड़े वो उनका काम है, लेकिन आपका काम खत्म हो गया। अब आप नहीं उसमें कुछ कर सकते कार्रवाई। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने पर, अगर हमने उनकी सहायता ले ली और वो उसमें इन्वॉल्व हो गए तो हमारा काम खत्म हो गया, अब हम नहीं कुछ कर पा रहे। तीसरी कंडीशन क्या है? संपत्ति प्रदत्त हो जाने पर क्या कहा जा रहा है? और द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड। रिकवर्ड माने प्राप्त हो जाने। आपने इसको दौड़ाया और चोर ने यही अंगूठी फेंक दी,
और आपको अंगूठी मिल गई, आपने अंगूठी रिकवर कर ली ना। अब पाने के बाद आपका अधिकार नहीं कि उसको अद्धा मार रहे हैं मिला मिला के, वहीं से अंगूठी मिली नहीं कि आपका अधिकार खत्म हो गया, फिर आप ये नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 कंडीशन आपके सामने चोरी के संदर्भ में थी, तीनों को याद रखिएगा। समझ में आ रहा होगा? अब इससे आसान मैं नहीं कर सकता, इससे अगर ध्यान देंगे तो बहुत आसान चीजें हैं। तीनों लाइन के जो अर्थ है वो आपको बताए गए, ध्यान दीजिएगा। अब अगली कंडीशन देखें, लूट के संदर्भ में है। लूट के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध कारित करता रहता है, या कारित करने का प्रयत्न करता है, या जब तक तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति का या तत्काल व्यक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। देखिए लूट कैसे होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है पी, ये क्यू, ये पी क्यू के साथ में क्या कर रहा है? लूट कर रहा है। लूट का मतलब क्या हो गया कि कोई हथियार लगा करके या लाठी से, डंडे से हथियार, और इसका सामान ले रहा है, सामान छीन रहा है, छीन रहा है। यहाँ कनपट्टी में गया, इसके लगा दिया रिवॉल्वर। चित्र थोड़ा सही नहीं बनाई है, नजदीक करना पड़ेगा। ये है पी, यहीं कनपट्टी में लगा दिया रिवॉल्वर और कह रहा है निकालो अंगूठी अंगूठी सब फटाफट। वो क्या कह रहे हैं कि जब कंडीशन क्या बताई? 3 कंडीशन उसमें है, सदोष अवरोध है, उपहति है, मृत्यु है। अगर ऐसा लगता है कि मृत्यु हो जाएगी अगर नहीं दिया, या उपहति माने चोट है, या क्या है? सदोष अवरोध है। सदोष अवरोध मैंने ये सब बातें बताई हैं। मृत्यु का तो जानते ही हैं, उपहति माने क्या हो गई? चोट हो गई। और अवरोध का माने किसी रास्ते से जाने के लिए रास्ता है लेकिन जहां से जाना चाहते वहां रोक दिया, इस रोड से नहीं निकलोगे, सामान निकालो, डाल रहा है सामान। इस कंडीशन में, या यही चीज अगर तुरंत सामान नहीं दिया तत्काल, तो यही सब घटना घट जाएगी। ऐसी कंडीशन में अगर ये है तो हमारा अधिकार क्या होता है? हमारा अधिकार बना रहता है। हमारा अधिकार तब तक बना रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। जब तक ये होता रहेगा हमारा अधिकार बना रहेगा। ये हो के चले गए, हमारा अधिकार भी खत्म हो गया। यानी लूट के दौरान, अगर याद कर लें आप एक शब्द, लूट के दौरान, तो आपका सारी समस्या का समाधान होगा। जिस समय लूट हो रही है, चोरी में तो क्या है, चोरी करके भाग रहा है, तब भी अधिकार है हमारा। ये लूट के दौरान अधिकार रहता है, इसको याद रख लेंगे तो आसान रहे। ठीक है, हालांकि इतना गहरा आपके में नहीं आना है, मैं अपने संतुष्टि के लिए सब बातें बहुत डिटेल बताता हूँ। ठीक है, कोचिंग वाले नहीं बताते, कोचिंग वाले इतने बता दे कि लूट इस धारा में है, यही बहुत है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर कठिन आ जाए तो तुमको बन जाए, है ना। उस समय तुम परेशान ना हो कि और सर हमने उनसे पढ़ा था या यहाँ पढ़ा था और नहीं बना हमको, ये स्थिति उत्पन्न ना हो। अब अगली कंडीशन है आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिष्टि करता है। यानी किसी के घर के अंदर कोई घुसा हुआ है, किसी के घर के अंदर कोई घुसा हुआ है, घुस करके अपना माहौल बना रहा है, तो जब तक वो माहौल बना रहा है तब तक हमारा अधिकार है। अगर घर से बाहर निकल गया तो थोड़ी अधिकार है। चाहे कटरा में खड़ा तो पकड़ लाया, ये घुसा था हमारे घर में कल, अब वो गलत हो गया, फिर वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में नहीं जाएगा। आप और कुछ करना हो करते रहिए, ध्यान रखिएगा। जब तक वो क्या कर रहा है, घर में घुसा है, हरकत कर रहा है, आपको अपराध अधिकार प्राप्त है। बदतमीजी कर रहा है, आपको अधिकार प्राप्त है। दूसरा क्या है कि अगर रिष्टि की बात करें तो रिष्टि का मतलब है कि किसी प्रकार से आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आपके खेत में पानी भर रहा है, पानी भर रहा, ठीक है, ये खेत में पानी भर रहा है तो इस समय आपको अधिकार है। आपका जो है तार काट रहा है, आपका बल्ब फोड़ रहा है, जिस समय ये कर रहा है उस समय अधिकार है। इन कार्यों से उसका कोई लाभ नहीं होगा, यही रिष्टि है। जिससे उस व्यक्ति का कोई लाभ ना हो जो यह दोष कर रहा है, लेकिन अन्य व्यक्ति की हानि हो जाए, उसे कहते हैं रिष्टि।
ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कुछ कर रहा है तो जिस समय ये घटना हो रही है हमारा अधिकार उसी समय तक। आगे चलते हैं। गृह भेदन, रात्रो गृह भेदन, रात्रि हो गया है, ठीक है, रात्रि गृह भेदन लिख गया, रात्रो गृह भेदन होता है। रात्रो गृह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ गृह अतिचार होता रहता है। देखिए क्या कह रहे हैं कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, इसी को कहते हैं रात्रो गृह भेदन। हमने आपको बताया था कि आप किसी व्यक्ति के घर में आपराधिकृत मार्ग से या आपराधिकृत तरीके से प्रवेश करना, कब? आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व, ठीक है, इसे कहते हैं रात्रो गृह भेदन। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि विरुद्ध तब बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ ग्रह अतिचार होता रहता है। ग्रह अतिचार में घर में प्रवेश करना, जब रात में किसी के घर में कोई आदमी प्रवेश कर रहा है, कर चुका है, उस दौरान अगर ऐसी कोई बात है तो हमें यह अधिकार बना रहता है। इसका एक एग्जाम्पल है जिसे कहते हैं फकीरा चमार का मामला। फकीरा चमार, ये चमार लिख दिया गया तो इसका मतलब जाति सूचक उद्देश्य नहीं है। यहाँ उद्देश्य क्या है? केस ही है, का नाम ही है केस। जैसे फलाने सिंह, फलाने यादव, फलाने मिश्रा, फलाने पांडे, इसी प्रकार से फकीरा चमार का मामला। क्या हुआ कि फकीरा चमार के मामले में ध्यान दें, एक घर था, एक घर है, मान लो इसी प्रकार से घर बना देता हूं, अक्सर टाइप का, प्राचीन काल में ऐसे घर होते थे। इस घर में कच्चा घर है, ये कच्चा, ऐसा घर है, कच्चा मकान। पहले जो है कच्चे मकान ही बना करते थे गांव में, अभी भी कुछ गांव में मिल जाते, अब तो बड़ा पक्के का प्रचलन हो गया। नहीं तो पहले कच्चे मकान होते थे। कभी कभी हम लोग किसी किसी के यहाँ गए हैं तो उसमें जाके जमीन जमीन पे लेटो बैठो, वहाँ बड़ा ठंडक रहती थी। सब पक्के हो गए, लोगों ने वो कपड़े छाया जाता था, सब खत्म हो गया, अब नहीं है, सबके पक्के हो। तो यहाँ बात कर रहा था कि कच्चे मकानों में, ये कच्चे मकान की घटना है। तो एक आदमी क्या हुआ, तो उसको लगा कि घर में कोई नहीं है, उसने क्या किया, घर में यहाँ से गड्ढा खोदा, दीवार छेद की। इसको बोलते हैं सेंध लगाना, गांव की भाषा में से बोलते हैं सेंध लगाना। इतना खोला, अंदर घुस के देखा जाए, इसमें अंदर से निकलने का रास्ता बना लेंगे। घुसा इसमें, इतना खोलने के बाद इसने अपना क्या किया कि अपना शरीर अंदर घुसाया, अंदर सर घुसाया, ये पाँव हैं, हाथ अंदर बाहर थे, अंदर उसी के अंदर मुंडी घुसा के लोकेशन लेने के लिए गया। ये तो होता नहीं था पहले, कैमरा डाल के सब जगह देख लो, आज का होता समय तो कैमरा डालते, फिर कंप्यूटर लैपटॉप में देख के कौन है क्या है, ऐसा तो है नहीं, डाल के देखा अंदर। जब वो खोद रहा था तब यहीं पर इसका जो है, जिसका घर था, वो आदमी एक्टिव था। उसने क्या किया, कुल्हाड़ी से इसके सर पे क्या किया, कुल्हाड़ी का तेज प्रहार किया, तेज प्रहार किया। जब कुल्हाड़ी का तेज प्रहार किया इसने, तो क्या हुआ, इसका गर्दन ही कट के अलग हो गई। ना तेज मारा कुल्हाड़ी, ये गर्दन कटकर अलग हो गई। अब ये केस है, यही है फकीरा चमार, इन्होंने ये काम, ये है अपराधी। अब इसे सदोष मानव वध के लिए दंड दिया गया, 10 साल का कारावास होता है। अब आप कहोगे कि भैया ये कैसे अत्याचार है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि आप कहते हो उसमें तो हमको पूरी छूट है जान से मारने तक की, लेकिन जहां ये धारा लिखी है वहां ये भी लिखा है कि कोई अपहानि भी कर सकते हैं या मृत्यु कर सकते हैं। तो भैया ये देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, रात्रो गृह भेदन हो रहा है, आदमी खाली लोकेशन लेने के लिए अंदर घुसा है, तो आप उसे पकड़ भी सकते थे, डंडा भी मार सकते थे, रस्सी से बांध भी सकते थे उसका मुंह, आपने गर्दन ही अलग कर दी। एक्सेसिव यूज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी,
संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अत्यधिक प्रयोग का काम किया गया यहाँ पर, इसलिए अदालत ने कहा नहीं ये गलत है, हम इसे दंडित करेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लानिंग से मारने बैठे थे, हमें गर्दन काट के अलग ही करनी है तो हम इस तरह से करेंगे, तो दिस इज नॉट राइट। और उन्होंने कहा कि ये जो है अपराध है। तो फकीरा चमार का केस आपको याद रखना है, इसी कंडीशन पर है रात्रोगृह भेदन के लिए, और ये आपके सेक्शन 41 पर बेस्ड है। सेक्शन 41 में 4 कंडीशन दी गई हैं, उस पर ये आधारित है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब आपके सामने अगला सेक्शन है, लास्ट सेक्शन है इस राइट टू प्राइवेट डिफेंस का। ये आईपीसी के सेक्शन 106 के इक्विवेलेंट है। इससे पहले वाला 105, उससे पहले वाला 104 से याद कर लेना, ठीक है ना। 106 के समकक्ष है। क्या कहा गया है? घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ध्यान दीजिएगा, जबकि निर्दोष, यहां पर निर्दोष है, निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। यानी ये अधिकार की बात क्या की जा रही है कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी घातक हमला हो रहा है जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि हमें ये पता है कि किसी निर्दोष को भी चोट पहुंच जाएगी। यह है धारा। आगे पढ़िए। इस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती है, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप में न कर सकता हो, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक है। ये समझते हैं इसे? चलना चाह रहा है ये तो। चलिए, क्या कहा जा रहा है कि देखिए घातक हमला हुआ है, ठीक है, इस घातक हमले में हमें मृत्यु की आशंका है, अगर हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हैं तो निर्दोष व्यक्ति को अपहानि हो सकती है। यह है कंडीशन पूरी। ये कोई घातक हमला हुआ है, अगर हम उसमें हमें ये पता है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हमें ये भी देखना है कि अगर हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई इसमें कुछ निर्दोष लोग मर जाएं। अब ये कंडीशन है। अब भी क्या कहा गया है? सेक्शन 44 कहता है तब भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, धारा कहती है तब भी आपको अधिकार है, अपना बचाव कीजिए। पूरी दुनिया जिंदा रहेगी, आप नहीं रहेंगे, क्या मतलब है? किस बात का मतलब है? हर व्यक्ति का जीवन इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे दुनिया के हजारों लाखों लोग हों। ये नहीं है कि जन समूह मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा तो हम मर जाए, ये नहीं है। डकैत मेरे ऊपर आक्रमण कर दें तो हम मर जाए क्योंकि डकैत ज्यादा है, हम कम हैं, हम अकेले हैं, ये नहीं। विधि ये नहीं कहती, विधि कभी कायर बनाती ही नहीं है। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। इस संदर्भ में एक केस है, उससे आपको ज्यादा समझ में आए। अमजद खान बनाम राज, बिहार का मामला है। हीरो वाले अमजद खान नहीं है, ये बड़े जमींदार टाइप के आदमी हैं। जमींदार बड़े आदमी थे, इनके यहाँ बड़े बड़े सब अधिकारी लोग जाया करते थे। जब ट्रांसफर पोस्टिंग होकर जाते थे जिले में तो इनसे मिलने जाते थे लोग। ऐसा बड़ा आदमी। कुछ हुआ होगा गांव में, बिहार में तो आप जानते हो 2 तरह के लोग रहते हैं, या तो बहुत बड़े हैं या फिर सामान्य या गरीब समझ लो ने।
नक्सलवाद भी वहाँ काफ़ी दिनों तक रहा, काफ़ी दिक्कतें भी रहीं। तो जमींदार साहब की बात से गांव के लोगों को किसी बात से बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया कि सब मारने के लिए आ गए। अब जमींदार साहब के यहाँ सब आ गए। जमींदार का एक घर है, जो घर बना हुआ है, ये सब चबूतरा वूतरा बने हैं, फर्स्ट फ्लोर है, बाजा लगा हुआ है, से बैठता है, ठीक है। ये इसके घर में बाउंड्री बनी हुई है पूरे घर के चारों तरफ। अब गेट लगा हुआ है, बाकायदे सुरक्षा कर्मी, इसके बड़ा आदमी है। 400 लोगों ने मान लीजिए आक्रमण कर दिया, जिसमें 30-40 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आ गए, खुरपी उर्पी लेके हम मारेंगे ऐसे। 400 आदमी डंडा लेके अद्धा लिया, हम मारेंगे। ये होता है, भीड़ का तो कोई दिशा होती नहीं, भीड़ तो जिस दिशा में चल पड़ी, भीड़ से आप नहीं कुछ कर सकते। भीड़ से आप मतलब उसको फेस करना बड़ी कठिन समस्या है, चाहे पुलिस हो चाहे जो, हर आदमी की दिक्कत होती है भीड़ में, क्योंकि उसके मूड को समझ पाने की बड़ी प्रॉब्लम। उन्होंने कहा मारो तो सब मारना शुरू कर देते हैं, भागो सब भागना शुरू कर देते हैं, यही होता है इसमें। चारों तरफ से ने घेर लिया। जमींदार साहब यहाँ खड़े थे तो यहाँ चले आए ऊपर, यहाँ से ने चिल्लाए, कहा क्या कर रहे हो तुम लोग, ये सब क्या बात है, बाहर निकलो, बोटी बोटी काट देंगे। भी कहा हो, बापू समझाने के लिए बोल, हम थे वहां पर ना आप थे, बस ऐसी घटनाक्रम समझाने के लिए बोला जाता है तमाम बातें, ताकि समझ में आ जाए। उन्होंने कहा देखो अभी जाओ, जो है जो काम करना हो करो, लेकिन यहाँ घर के आसपास ना रहो। सुरक्षा कर्मी सब खड़े थे यहाँ, वहाँ चारों तरफ काफी आदमी थे। जनता नहीं मानी, चढ़ने लग गई ऊपर, 40-50 लोग कूद गए अंदर। अब यहाँ जो सुरक्षा कर्मी थे, किसी का हाथ काट दिया उन्होंने कुल्हाड़ी से, किसी की गर्दनें काट दी, किसी की टांग काट दी, खून बहने लगा। मार जमींदार और फैमिली उसकी यहाँ खड़ी थी सब पूरी, मार हल्ला मचा चारों तरफ से, मार चारों तरफ बवाल मचा। कुछ लोग अंदर घुसे, दरवाजा तोड़ दिए पूरा, सब खोल खाल के अंदर घुस गए। चढ़ो ऊपर, चढ़ो ऊपर। जमींदार का परिवार चिल्लाने लगे सब। जमींदार ने यहाँ खड़ा था, उसने अपनी ऑटोमेटिक राइफल थी उसके पास, उसने कॉक की, उसने एक हवाई फायर मारा, जो जहां खड़ा है रुक जाए, मैं गोली चलाने जा रहा हूं। तो नहीं माने, उसने तड़ातड़ गोली चलाना शुरू। तो अल्लाह बताते हैं कि 35 लोग मर गए और 4 बच्चे भी मरे। अब गोली चलती है तो कहीं कुछ दिखता नहीं है। आप लोग दरोगा वगैरह बनेंगे तो आप देखेंगे, हमने भी बहुत देखा, हम तो बिना दरोगा बने ही देख लिए, ऐसी विश्वविद्यालय के आसपास होती रही, कई बार खून देखना पड़ा। विभत्स दृश्य होता है, बहुत मजबूत कलेजे का आदमी ही वहां स्टैंड कर पाता है। कुछ तो प्रवृत्ति होती है और कुछ जो है बनना पड़ता है। तो ऐसे में खून बह रहा है, बहुत सारे लोगों को उल्टी होने लगती है, और गोली चलती है तो कोई दिखता नहीं है। एक को गोली लगी और जहां पिचकारी मार के खून निकला, अगल बगल कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ चप्पलें मिलती हैं ऐसी जगहों पर। पूरी भगदड़ हो गई, सब भाग गए, डेड बॉडी पड़ी है। जब वो गोली चलाए, भीड़ में गोली चलाते हैं तो कई बार गोली का एक से घुसी दूसरे में घुस जाती है, ये भी होता है। पेट से घुसी, मुलायम जगह से घुसी, तो एक तो मर ही मर रहा है, दूसरा वाला बगल वाला ही मर गया। तो कम ही राउंड गोली चलाओगे तभी बचाव हो जाए, तभी मर जाए, लोगों को मरना पड़ेगा। ये घटना घट गई। फिर इसके बाद जब सब भाग गए तो इसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, खुद इन्फॉर्म किया। पुलिस को अपनी राइफल जो है वो हैंड ओवर की, ये राइफल ले लो हमारी, हमने इसी से मारा है, कि बॉडी जो है ये हमारे सब गांव के आसपास के लोग का पोस्टमार्टम कराइए और मुझको जो है न्यायालय की प्रक्रिया का हिस्सा बनाइए, लेकिन मेरे परिवार को पटना भेज दीजिए, क्योंकि दोबारा भीड़ उग्र होकर ना आ जाए कि फिर इनको निपटा दे। मैं तो अपनी रक्षा में जो कर सका किया, लेकिन इनको पहले पटना भेजिए और हमको ले चलिए, जो प्रक्रिया हम करेंगे अब शामिल, अब तो हमने मार ही दिया आदमी। और फिर जो है पुलिस प्रोसेस का कार्य शुरू हुआ। कोर्ट ने इनको मृत्युदंड दिया, डेथ पनिशमेंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट में भी गए तो उन्होंने भी इसको डेथ पनिशमेंट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर चर्चा हुई, उस समय थी ये सेक्शन 106, आज की धारा 44 है,
समय सेक्शन 106 थी। सेक्शन 106 को देख लीजिए। क्या कहती है? घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम। क्या कहा गया है कि जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती है, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में है, यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक के रूप में ना कर सकता, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है। उसे मालूम है कि हम गोली चलाएंगे तो बच्चे भी मर सकते हैं, लेकिन बेबसी है मेरी कि अगर नहीं मारेंगे तो फिर हमको खत्म होना पड़ेगा, हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। ये है हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को सुना, देखा, और देखने सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि जो ये कार्य हुआ है इसमें इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत बरी यानी इसको क्या घोषित कर दिया गया? दोष मुक्त दिया गया। दोष मुक्त क्यों मिला? क्योंकि सेक्शन 106 या वर्तमान सेक्शन 44 यही बात कहती है। तो धारा से हट के न्यायालय थोड़ी हो जाएगा। न्यायालय धाराओं के अनुसार है, न्यायालय अपनी कुछ नहीं करता, धारा में जो लिखा है उसी को फॉलो करना है। एक भी चीज न्यायालय अपनी नहीं थोप सकता। ये आदमी इस धारा से बचाओ इसको। तो आपको इस केस को याद रखना है कि धारा में क्या कहा गया है अमजद खान के केस में, कि ऐसे हमले के दौरान भी हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है, चाहे ये हमला हमें कितने ही लोगों ने कर दिया हो, 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, कितने भी लोग हमारे ऊपर आक्रमण कर दें, तब भी हमको अपनी जान बचाने का अधिकार है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? उम्मीद करते हैं कि आज आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस की सारी बातें समझ में आई होंगी। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को आप देखिएगा। अब हम एक क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पढ़ना है, क्या समझना है और क्या याद रखना है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जीवन पथ में निरंतर संघर्ष करने वाले ही सफल होते। तो दरोगा वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसी आएगी तब मैं प्रिपरेशन करूंगा, वो गलत लोग। प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती तब कैसे करोगे आप? इतने बड़े सिलेबस को कैसे देखोगे? और अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है, तो ये भी गलतफहमी है, क्योंकि आपके 2 विषय से सब कुछ नहीं होना है, आपको सब संभालना है। आपको हिंदी भी देखनी है, जीएस भी देखना है और हाई मेरिट में रहना है। क्योंकि 2020 में जो बच्चे एलिजिबल थे, 2021 में जिन्होंने एग्जाम दिया, उत्तर प्रदेश सरकार उनको भी 3 साल का मौका दे सकती है। सिपाही में दिया ना मौका मिल जाएगा तो वो एक बहुत बड़ी भीड़ आपके सामने आने वाली है। और वो लड़के जीवन का बहुत कष्ट भोगे हुए लड़के हैं, उन्हें बहुत तकलीफें हुई हैं, उन्होंने इस बहुत विषमता का सामना किया है। तो ऐसे में आपकी फाइट उनसे होगी, आपको भी तैयार होना होगा। और वो तो अनवरत लगे हुए हैं, जो चीज़ें हैं उनकी लगातार चल रही हैं, क्योंकि जो दुख देखता है सोचता है कि भविष्य में फिर दुख की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए कोशिश करिए कि सफल हो जाइए, अपने पथ पर आगे बढ़ जाइए। अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।